तक सुंदर चीजें लाने से कुछ नहीं। और मैं सुंदर नहीं माने ये नहीं कि मेरा शरीर सुंदर हो जाए, बाल सुंदर हो जाए। भीतर कोई बैठा है जो सुंदरता को भी एक सीमा तक ही बर्दाश्त कर सकता है। उसने सीमा पर भी, उसने सौंदर्य पर भी एक ऊपरी सीमा बांध दी है। उसने क्या रखा है कि इस गियर में 40 से ऊपर नहीं। भीतर कोई बैठा है जिसको सौंदर्य से डर लगता है। अज्ञेय की पंक्तियां हैं नदी के द्वीप में कि सुंदर से कभी डरना नहीं, सुंदर से न डरकर ही सुंदरतर की ओर बढ़ते हैं। अजीब बात है। हमें सुंदर से डर लगता है। हाँ, हम ऐसे ही हैं। अहंकार सौंदर्य से बहुत घबराता है क्योंकि अहंकार एक झूठ का नाम है और सौंदर्य सत्य में होता है। झूठ को सच से डर तो लगेगा ना, सत्यम शिवम सुंदरम। आम आदमी यूं ही एक भद्दा, कुरूप, अगली जीवन नहीं जीता। कारण है अगर अपने जीवन से भौंडापन, भद्दापन, अगलीनेस, वल्गैरिटी हटा दोगे तो अहंकार को मरना पड़ेगा। अहंकार से सौंदर्य बर्दाश्त नहीं होता। आम आदमी का तो ऐसा है कि उसको तुम कुछ सुंदर दे भी दो तो वो उसे गंदा करने की ही होगी। और अच्छा हो रहा है कि दिख रहा है कि मैं ये सब तो ला रही हूं बाहर से, अच्छा जो भी है ठीक है, अच्छी किताबें ले आ लिए, अच्छे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ला लिए, अच्छे कपड़े ले आ लिए, और बहुत चीजें हो सकती हैं, अच्छी कलाकृतियां कमरे में ला करके सजा दी। पर भीतर कोई बैठा हुआ है जो ये इन सब चीजों के रहते हुए भी असुंदर ही है। यही फायदा हुआ उन सब कलाकृतियों का और आर्टिफैक्ट्स का, और जो कुछ भी आप जीवन में लेकर आई, उनको लेकर के आई तभी तो पता चला कि इनको लाने से कुछ होना नहीं है। पहले मुझे बेहतर होना पड़ेगा, और मैं बेहतर नहीं हूं तो जो सचमुच सुंदर होगा उसको तो मैं जीवन में आने भी नहीं दूंगी। मुझे सौंदर्य से डर लगेगा। कोई घटिया चीज हो रही हो, देखिए उसकी ओर कितने लोग भागते हैं। कहीं कोई भद्दा आयोजन, एकदम सड़ा हुआ कार्यक्रम चल रहा हो, देखिए उसकी ओर कितने लोग भागते हैं। और कहीं कुछ सचमुच सार्थक हो रहा हो जिसमें वास्तविक सौंदर्य हो, देखिए उसकी ओर लोग कितने कम आते हैं। और जो आते हैं भी वो ऐसे आते हैं जैसे एहसान करने आए हैं। बहुत ऊंची वाली पहाड़ियां नहीं, साधारण, यहां भी होंगी छत्तीसगढ़ में। बुर्ज खलीफा आपको मुनाफा दे सकता है, आपको प्रभावित कर सकता है। उसकी चकाचौंध देखकर आप हक्के बक्के रह सकते हैं। पर जो काम आपके लिए एक बहुत साधारण सी प्राकृतिक पहाड़ी करेगी, बुर्ज खलीफा नहीं कर पाएगा। हाँ, उसका अपना काम है, बिल्कुल है। हम समझते हैं बुर्ज खलीफा क्या काम करता है। वहां व्यवसाय हो रहा है, वहां और चीजें हो रही हैं, उसके लिए ठीक है। समझ में आ रही है बात? सौंदर्य कहां है ये ढूंढने मत निकलिए। अहंकार कहां है ये ढूंढने निकलिए, क्योंकि उसी में असौंदर्य है। सौंदर्य का निर्माण नहीं करा जा सकता, सौंदर्य को खोजा नहीं जा सकता। हाँ, भीतर जो असुंदर बैठा हुआ है उसको पहचान करके उसको छोड़ा जा सकता है। यही छोड़ना सौंदर्य की यात्रा है। जैसे आपके पास गाय भैंस होती थी तो आप गिनते थे ये पशुधन है, वैसे ही घर में ये स्त्री धन है। तो ये काम ही अहंकार का है कि संपदा बना लो किसी को, और समझा जा नहीं सकता जब तक अहंकार आपने हटा नहीं दिया। तो पुरुष स्त्री को कभी नहीं समझ पाया क्योंकि उसने स्त्री को संपदा की तरह इस्तेमाल करा है। संपदा की तरह क्यों इस्तेमाल करा है? कारण उसके ऐतिहासिक रहे हैं। स्त्री के पास एक ऐसी चीज थी जो पुरुष के पास नहीं थी, गर्भ। और गर्भ ही
पृथ्वी की सारी ऊर्जा का स्रोत था, क्योंकि न तो स्टीम पावर था, न न्यूक्लियर पावर था, न फॉसिल फ्यूल थे। तो एनर्जी कहां से आती? वो तो मस्कुलर पावर से ही आ सकती है, और मसल इंसान में ही हो सकती है, और इंसान तो स्त्री पैदा करेगी। जैसे ईरान युद्ध पूरा जानते हो ना किसके लिए हो रहा है? एनर्जी के लिए। और आपको दिखाई देता है कि ईरान का पलड़ा ऐसा लग रहा है जैसे हावी हो रहा है, लग रहा था हार ही गया अभी तो। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां से दुनिया की 20% एनर्जी निकलती है। और पुराने समय पर तो स्त्री के गर्भ से दुनिया की 100% एनर्जी निकलती थी। तो जैसे आज वहां ईरान कब्जा करने को आ तो रहे और अमेरिका कह रहा है नहीं हम अपने मरीन्स भेज रहे हैं, तो वैसे ही स्त्री के गर्भ पर कब्जा करना बहुत जरूरी था। बात एनर्जी सप्लाई की थी। जो काम आज ऑयल कर रहा है वो इतिहास में वुम्ब ने करा है। भाई कौन सा राजा जीतेगा? जिसके पास ज्यादा सैनिक होंगे, क्योंकि और तो कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं पहले। यही था कि हाथ है उसी से लड़ाई कर लो, तलवार चला लो, गदा चला लो, जो भी करना है करो। तो गिना भी ऐसी जाता था कि इसकी 1 लाख की सेना, उसकी 5 लाख की सेना है, पर इसके 1 लाख कहां से आएंगे? गर्भ से आएंगे। उसके 5 लाख कहां से आएंगे? गर्भ से आएंगे। तो गर्भ ही सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था। आप में से ही जो लोग थोड़ा ग्रामीण पृष्ठभूमि से होंगे, उन्होंने अपने घर में, गांव में, परिवार में या कुछ पीढ़ियों पहले देखा होगा 12-12, 14-14, 15-15 बच्चे हो रहे थे। उसमें से 2, 4, 5 मर भी जाते थे। यह भी कारण था कि महिला पर कब्जा करना जरूरी है, क्योंकि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था। तो जरूरी था कि उसे लगातार गर्भवती रखा जाए, और ये तभी रख सकते हो जब तुमने उस पर कब्जा कर रखा है। नहीं तो काहे को तैयार होगी कि फिर से प्रेग्नेंट हो गई, फिर से प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी कोई बहुत मजेदार चीज तो होती नहीं है। तो संपदा बना लिया। कारण क्या था? एनर्जी, द लस्ट फॉर पावर, एंड ऑब्वियसली द सेक्सुअल अर्ज, वो भी है। जिसको संपदा बना लोगे वो कभी समझ में नहीं आएगा। जो समझ में नहीं आता ना, वो जहन पर पहेली की तरह घूमता है। आप में से कितनों के साथ हुआ है कि कोई जीवन में मुद्दा अनसुलझा है तो दिमाग में चक्कर काट रहा है? होता है, होता है। अब आपके घर में स्त्री है, वो अनसुलझी है, आपको समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि वो आपके लिए प्रॉपर्टी है। तो जीवन भर वो आपके खोपड़े में चक्कर काटेगी। और स्त्री आपके लिए क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसीलिए वो जो रिप्रोडक्शन आपके खोपड़े में लगातार घूमेगा, वो आपके मुंह से बार बार गालियों की तरह निकलता है। यह है गालियों का मनोविज्ञान। आप जब महिला को लेकर गाली भी देते हो तो आप ये थोड़ी बोलते हो कि फलानी की नाक या होठ या हाथ। आपके दिमाग में उसके यौनांग घूम रहे हैं। और यौनांग क्यों घूम रहे हैं? कारण है गर्भ। गर्भ कारण बहुत पीछे का है, ऐतिहासिक है। स्त्री को पुरुष ने प्रजनन की मशीन की तरह ही इस्तेमाल किया, इसीलिए उसके यौनांग उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। बात आ रही है समझ में? ये आप समझ लेंगे तो ये भी समझ जाएंगे कि ये जो पूरा सिद्धांत चलता है इज्जत का, ये क्या होता है। और ये सिद्धांत तो उन्हीं लोगों में ज्यादा चलता है जहां ज्यादा बर्बर लड़ाइयां हुई हैं, जहां इतिहास लड़ाई झगड़े और युद्ध का रहा है। वहां पर सिर्फ महिला की नहीं, पूरे परिवार की, सिर्फ पूरे परिवार की नहीं, पूरे कुटुंब की, पूरे गांव की इज्जत को बांध दिया जाता है स्त्री के यौनांग के साथ। और उसके साथ अगर कोई समाज सम्मत से हटकर घटना हो जाए तो कहा जाता है इज्जत चली गई।
इज्जत चली गई, उसकी भी वजह समझना। 2 गांवों में लड़ाई हुई, संभावना यही है कि वही गांव हारेगा जिसके लोग कम थे, क्योंकि और तो कोई मशीनरी या बहुत फायर पावर था नहीं, जो था वो भी मसल द्वारा ही संचालित था। अगर आप कहो कि जानवरों से एनर्जी आती थी, तो जानवर को चलाने के लिए भी ह्यूमन मसल चाहिए। तो अगर हारने पर इज्जत गई है, तो उस इज्जत के जाने का एक ही कारण था कि आपके पास मैन पावर कम था। और मैन पावर क्यों कम था? क्योंकि महिलाओं ने बच्चे कम पैदा करे। तो इसीलिए इज्जत को भी महिला के गर्भ के साथ जोड़ दिया गया। अब इस बात को समझो कि क्यों कोई लड़की जब शाम को थोड़ी देर से घर आ जाती है, कि 7 बज गए, 8 बज गए, दिन ढल गया, घर नहीं आई है, तो उसका बाप उसके सामने चिल्लाता है कि मेरी नाक कटा रही है, समाज में मेरी इज्जत का क्या होगा। ये बात बड़ी बर्बर है और बड़ी पुरानी है, ये वहां से आ रही है। नहीं तो कोई तार्किक नाता होना ही नहीं चाहिए इज्जत और यौनांग के बीच में। ये कौन सा लिंक है? कैसे हो सकता है? पर जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे और साइकोलॉजी पढ़ोगे और हिस्ट्री पढ़ोगे, तो समझ में आएगा कि ये सारी बात कहां से आ रही है। और पुरुष जब महिला के शरीर को गाली की तरह इस्तेमाल करता है, तो उसमें महिला का अपमान तो है ही, पुरुष के लिए तो व्यथा है। व्यथा। सोचो कि तुम घर में जिसके साथ रह रहे हो उम्र भर से, 20 साल 40 साल हो गए, तुम्हारे घर में भी स्त्री है, कई रूपों में है वो स्त्री, तुम आज तक उसके साथ सहज नहीं हो पाए। तुम आज भी उसका शरीर देखते हो और कांप जाते हो। पुरुष के लिए स्त्री का शरीर बहुत भयानक बात होती है, सहज नहीं हो पाता, वो बिल्कुल सहज नहीं हो पाता। एक बच्चा होता है, वो भी मां की छाती के पास जाता है, वो सहज है, उसकी हृदय गति नहीं बढ़ जाती, वो पागल नहीं होने लग जाता, वो सहजता से मां की छाती के पास चला जाता है। उसी बच्चे का बाप है, वो वही छाती देखता है तो पागल हो जाता है। पुरुष की व्यथा समझो, उसने महिला के शरीर को अपने लिए एक टॉर्चर का उपकरण बना लिया है। आप उस टॉर्चर को एक्साइटमेंट बोल दो वो अलग बात है, स्टिमुलेशन बोल दो वो अलग बात है, पर वो है तो टॉर्चर ही। और विशेषकर हमारे हिंदुस्तान में और हमारी जो हिंदी बेल्ट है, इसमें तो एकदम होगा। किसी कमरे में 5 जवान लड़कियां हो, उसमें एक लड़के को डाल दो, वो मर न जाए कहीं, उसको कोई कार्डियक इवेंट हो सकता है। यह काम महिलाओं के साथ नहीं होगा, वो इस बात की अभ्यस्त रहती है। 5 लड़के बैठे होंगे, उनके बीच में एक महिला बैठ जाएगी, बहुत आराम से बैठ जाएगी, उसे कुछ नहीं होने वाला। पर कहीं ये करके देखिए, और खासकर अगर वो लड़कियां शारीरिक रूप से आकर्षक हो, तो 5 लड़कियों, किसी लड़के को बिल्कुल खत्म ही करना हो, तो 5 सुंदर लड़कियों के बीच उसे एक बंद कमरे में भेज दो, वो तड़प के मर जाएगा। ये है उसका अपना अंदरूनी टॉर्चर। पुरुष स्वयं को यातना दिए ही जा रहा है स्त्री को लेकर के, जबकि स्त्री में कुछ खास नहीं है। उस छोटे बच्चे से पूछो मां की छाती में कुछ खास है क्या? वो कुछ भी खास नहीं है, एक मैमेलियन फीचर है, सब मादाओं में होता है, कुछ भी ऐसा नहीं है, फैट है और मेमोरी टिश्यू है, कुछ भी खास नहीं है। पर उसी बच्चे का बाप पगला जाता है स्तन देख करके, और बाप ही नहीं, घर के सभी लोग, भले ही वो मर्यादा के नाते कुछ बोलते ना हो, आस पड़ोस पूरा मोहल्ला पगला जाता है। पुरुष की यातना समझो, उसी यातना में कष्ट भोगते भोगते उस बेचारे के मुंह से गाड़ी निकल जाती है। वो क्या करे? आप सहज बैठिए पुरुषों के बीच में, देखिए ये पार्शियलिटी है ना, इतने पुरुष है, 2-4 उधर आपके, पुरुषों की पूरी कतार है, बाप रे बाप, पुरुषों के आगे पुरुष, चारों तरफ पुरुष ही पुरुष। आप सहज बैठिए
और अभी ऐसे महिलाओं की जगह पुरुष को बैठा दो, अरे उसका नरक हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है कोई पुरुष ऐसे बैठा हो मुझे सुन पाएगा? कुछ नहीं सुन पाएगा। उसके दिमाग में परी लोक, नर्क लोक, स्वर्ग लोक सब चलना शुरू हो जाएगा। तो जब उस बेचारे को इतना कष्ट होता है तो मुंह से गाली निकल जाती है, और दिन रात यही तो कष्ट है उसका। उसको स्त्री मनुष्य रूप में दिखाई नहीं देती। उसने चूंकि उसको संपदा बना लिया, प्रॉपर्टी बना लिया, इसीलिए उसे स्त्री में सिर्फ देह और मांस दिखाई देता है, गर्भ दिखाई देता है। इसीलिए पुरुषों के लिए बहुत मुश्किल होता है महिलाओं से मित्रता कर पाना। वो मित्रता करेगा भी तो ऐसे चेहरा देखते देखते अचानक उसकी आंख फिसलेगी और नीचे छाती में चली जाएगी, फिर